नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ मोशन। बहुत ही बच्चों आसान चैप्टर है और ये काफी ज्यादा फिजिक्स में तुम्हारा यूज होने वाला ये चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। कह रहा है कि अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कह रहा है कि एक फोर्स जो है होती है बच्चों, वो रिक्वायर्ड होती है, वो जरूरी होती है किसी भी एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करने के लिए और किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एकदम इसने सही कहा है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है और मैं लगा रहा हूं कोई फोर्स F, तो ही बच्चों ये क्या होगा हमारा, अगर मान लीजिए ये रेस्ट पर है, वेलोसिटी है इसकी 0, एक्सीलरेशन है इसकी 0, एक्सीलरेशन 0 नहीं है, वेलोसिटी इसकी मान लीजिए इसकी जो स्पीड है वो है 0, और जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा और मान लीजिए कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो आ जाता था बच्चों हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये बच्चों हमारा हो जाता है कि हमने इस पे फोर्स लगाया और ये क्या करने लग गया, ये मूव करने लग गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। और अगर उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों मूव कर रहा है इस स्पीड से, मान लीजिए 20 स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर तुमको इसको स्टॉप करना है तो हमें एक फोर्स लगाना होगा, अपोजिट फोर्स। ठीक है बच्चों, इसको फोर्स को अगर हम अपोजिट फोर्स को लगाएंगे तो हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और किसी टाइम के बाद वो 0 होने लग जाएगी बच्चों। तो यही हमको बता रहा है कि फोर्स जो होता है रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को जो कि एक रेस्ट पर है उसको मोशन में लाने के लिए, जैसे हमने ये वाला केस देखा, और किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई हमारे जो बॉडी है वो मूव कर रहा है उसको स्टॉप करने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। एक्सटर्नल एजेंसी में और मे नॉट बी इन कांटेक्ट विद द बॉडी। ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर एक्सटर्नल जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कांटेक्ट में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए कि हमारा क्या हो रहा है इसके अंदर कि हमने ये, जैसे ये हमारा केस है, अगर जो ऑब्जेक्ट जो हमारी मूव कर रही है हम इस पे क्या करेंगे, इस पे अगर एक फोर्स लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं है तो इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट की तरफ जो कि करेगा इसको अपोज करेगा इसके मोशन को, और ये आ जाएगा बच्चों रेस्ट पे। और बच्चों किसी केस के अंदर, जैसे कि मैग्नेटिक केस के अंदर क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट क्या होती है उसको हम मूव करा सकते हैं किसी दूसरी मैग्नेट के अगर हम कॉन्टैक्ट में लेके आए, तो क्या होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसके अट्रैक्शन की वजह से, इसकी रिपेल्शन की वजह से क्या होता है, अगर ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है तो ये रिपेल करेंगे, तो हम देखेंगे कि बिना कॉन्टैक्ट के आए हुए ये जो है हमारा दूसरा मैग्नेट वो मूव करने लग जाता है बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि कॉन्टैक्ट हो या ना हो वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल एजेंसी के ऊपर, किसी फोर्स के ऊपर। इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए रहता है। चलिए ये देखते हैं। अ मूविंग बॉडी कैन नॉट कीप मूविंग। कह रहा है कि एक मूविंग बॉडी है हमेशा की तरह वो मूव नहीं हो सकता अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। अगर मेरा एक बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये फ्रिक्शनलेस पे है और अगर ये मूव हो रहा है बच्चों v स्पीड से, v कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, मान लीजिए ये v1 मान लूं मैं, तो ये हमेशा मूव होता रहेगा v1 स्पीड से तब जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एरिस्टोटल फाल्सी के बारे में हम पढ़ते हैं। एरिस्टोटल व्यू वाज दैट समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग। कि अगर हमको इसको ऑब्जेक्ट को, अगर ये मान लीजिए फ्रिक्शन के ऊपर रखा हुआ है कोई रफ सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, ये जो हमारा फ्रिक्शन होगा इसको करेगा अपोज, और हमको कोई फोर्स देना होगा इसके लिए ताकि ये बैलेंस कर पाए किसको, फ्रिक्शन फोर्स को, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मूव होने लग जाए। ठीक है बच्चों, बेस्ड ऑन द कॉमन एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली पुश टू कीप मूविंग। अगर हमको इसको मूव कराना है बच्चों किसी एक्सीलरेशन से, तो हमको इस पे कोई ना कोई जो है फोर्स लगाना ही पड़ेगा, कांस्टेंट फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं हम बच्चों गैलीलियो करेक्शन। कह रहा है कि बॉडी इन मोशन कैन कंटिन्यू मूविंग विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर हमारी बॉडी है, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो बॉडी है हमारी वो मूव होने
लगेगी और वो रेस्ट पर नहीं आएगी। अगर ये मान लीजिए जैसे हमने ये केस देखा था फ्रिक्शनलेस सरफेस का, कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों फोर्स नहीं लग रहा है? क्योंकि बच्चों एक्सटर्नल फोर्स तो इस पर हमने कुछ लगाया नहीं है और किसी स्पीड से वो जा रहा है v स्पीड से, और ये है बच्चों हमारा फ्रिक्शनलेस। तो ये जो करेगा हमारा जो फ्रिक्शन है इस पे काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा बच्चों हमारा 0, और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी है नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो रहेगा 0, और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है मूव होने ही लग जाएगा। जो भी स्पीड जो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड जो होगी उसी स्पीड से ये मूव करने लगेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि वाई ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है v स्पीड से और धीरे धीरे किसी टाइम के बाद वो है धीरे धीरे स्पीड पे आने लग जाता है या रेस्ट पे आने लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स सच एज फ्रिक्शन इवेंचुअली स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। बच्चों नॉर्मल केस के अंदर, हमारे डेली लाइफ के अंदर, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को कोई भी हमारे पास एक ब्लॉक है, अगर हम देखेंगे, अगर उसको हम सरफेस पे क्या करेंगे v वेलोसिटी देंगे, तो हम देखने को मिलेगा कि किसी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो हो जाता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब इसकी अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v1, या स्पीड है इसकी, इनिशियल स्पीड जो है उसकी है v1 और फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, उसकी हो जाती है बच्चों 0। कोई भी नॉर्मल केस के अंदर अगर तुमने ज्योमेट्री बॉक्स को टेबल के ऊपर तुमने क्या किया, एक पुश किया, एक वेलोसिटी दी, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये रेस्ट पर आ जाता है। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, इसके ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि जो हमारा सरफेस होता है वो होता है रफ, उसकी कुछ होती है कोफिशिएंट रहती है उसकी, हमारी फ्रिक्शन की कुछ रहता है उसका कोफिशिएंट बच्चों, तो उसकी वजह से ये होता है हमारा जो है रेस्ट पर आ जाता है। तो काउंटर बैलेंस दिस फोर्सेस एंड अपोजिंग फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। अगर हमको इसको बैलेंस करना है, अगर फ्रिक्शन को बैलेंस करना है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स भी एक लगाना होगा ताकि ये फ्रिक्शन को ओवरराइड कर पाए और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करने ही लगे आगे के टाइम के लिए। इन अ वर्ल्ड विदाउट फ्रिक्शन, कह रहा है कि अगर ऐसा वर्ल्ड हो जिसके अंदर फ्रिक्शन ना हो, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, एन ऑब्जेक्ट कुड थ्योरेटिकली कंटिन्यू मूविंग विद नो एडिशनल फोर्स। अगर हमारा एक ऐसा वर्ल्ड है बच्चों जिसके अंदर फ्रिक्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये मूव हो रहा है v स्पीड से, तो ये मूव ही होता रहेगा किसी भी टाइम के बाद, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये बॉडी जो है हमारी मूव होने लग जाएगी और फ्रिक्शन भी इसके अंदर है 0। तो किसी टाइम के बाद बच्चों, किसी टाइम, अगर ये टाइम t1 है और ये टाइम है t2, तो इसकी स्पीड भी बच्चों किसी टाइम t2 के बाद, अगर ये हमारा फ्रिक्शनलेस है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी स्पीड भी v ही रहेगी बच्चों किसी टाइम के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इंप्लाई जीरो एक्सीलरेशन। कह रहा है कि बच्चों अगर हमारा बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पर है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी तो जो 0 ही है, पर इसका एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, मतलब वो रेस्ट पर रखा हुआ है कि वो किसी स्पीड से मूव नहीं हो रहा है किसी टाइम के बाद भी, तो क्या होगा हमारा जो, हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सीलरेशन जो होगा वो हो जाएगा 0। और अगर बच्चों हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड v से जा रहा है किसी टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए बच्चों, ठीक है, और किसी टाइम t2 के लिए भी अगर ये स्पीड v से जा रहा है, तो इस केस के अंदर भी हम क्या कहेंगे, इस केस के अंदर भी हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन जो है बच्चों हमारा होगा 0। क्यों बच्चों 0 होगा, क्योंकि हमें पता है बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके अंदर वेलोसिटी 0, मतलब इसके अंदर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो हमारा एक्सीलरेशन भी हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि ये होता है बच्चों हमारा dv/dt, क्योंकि dv हमारा है कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो है हमारा एक्सीलरेशन रहेगा 0। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन देयरफॉर बी सिंप्लीफाइड एज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे। इफ द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी 0, कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो होगा बॉडी के ऊपर वो 0 रहेगा, तो उसका एक्सीलरेशन भी 0 रहेगा। क्यों बच्चों 0 रहेगा, तो चलिए देखते हैं केस। अगर मेरा लग रहा है फोर्स F1 इधर, और लग रहा है फोर्स F2, और लग रहा है बच्चों फोर्स एक F3, और अगर मेरा F3 बराबर है बच्चों F1 और F2 के, तो हमारा इस केस के अंदर भी एक्सीलरेशन जो होगा वो रहेगा 0। क्योंकि बच्चों एक्सीलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए ये मास m है, तो एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं, उसका बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स बच्चों की जितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब नेट फोर्स, वो क्या हो जाएगा बच्चों F3 माइनस F1 प्लस F माइनस F2 डिवाइडेड बाय टोटल मास।
तो बच्चों हमने क्या देखा, F3 जो बराबर है F1 F2 के, तो ये हो जाएगा 0, तो हमारा एक्सीलरेशन भी हो जाएगा बच्चों हमारा इस केस के अंदर 0। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। हमने देखा बच्चों, हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाला और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो हमारा एक्सीलरेशन कुछ होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। द सेकंड लॉ रिलेट द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी टू इट्स एक्सीलरेशन। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बच्चों, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है एक्सीलरेशन के बारे में और उसके मास के बारे में। What is the origin of the external force on the body? What agency provide the external force? कि कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम पुल कर रहे हैं किसी फोर्स से और ये मास m, तो हम एक्सीलरेशन लिखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर F लग रहा है, इसके अंदर केस के अंदर अगर यहाँ पर भी F लग रहा है और इधर लग रहा है F, तो हम लेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स और डिवाइड कर देंगे हम उसको मास से, उसके टोटल मास से, तो हमको मिल जाएगा एक्सीलरेशन। द सिंपल आंसर इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज दैट द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी ऑलवेज अराइज ड्यू टू सम अदर बॉडी। कह रहा है एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट जो होगा मूव करने लग जाएगा। और दूसरा फोर्स जो है हम किसकी वजह से लगाएंगे, जैसे कि हमारी जो मसल्स है, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे एक एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए फोर्स, और ये लग रहा है हमारे मसल्स की वजह से, जितना हमारे में एनर्जी और पावर है। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से ये जो होने लग जाएगा, मूव होने लग जाएगा। इसी तरह से हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इन सम एग्जांपल द आंसर सीम क्लियर इफ यू प्रेस अ कॉइल्ड स्प्रिंग द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड। कह रहा है कि अगर हमने एक स्प्रिंग ली और हमने क्या किया, हमारे हैंड से इसको काम कर रहे हैं हम कंप्रेस, इसको कर रहे हैं हम प्रेस, तो हमारी हमारी जो फोर्स है बच्चों हमारी हैंड की, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग की फोर्स के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम पुश कर रहे हैं। हमने ये जनरली केस में देखा होगा, या तुम इसको इमेजिन भी कर सकते हो। द कंप्रेस स्प्रिंग इन टर्न एक्सर्ट अ फोर्स। जो अगर बच्चों ये कंप्रेस हो जाती है तो ये क्या करती है, ये लगाती है हमारे हैंड के ऊपर एक अलग सा फोर्स लगाती है, और इसे हम फील भी कर सकते हैं। बट इफ द बॉडी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ऐसा क्या होगा अगर हमारी बॉडी जो है कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस के बारे में, जैसे कि बच्चों जो अर्थ पुल अ स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम देखेंगे एक हमने हाइट से किसी भी स्टोन को फेंका, मतलब ड्रॉप किया बच्चों रेस्ट से, उसको हमने क्या किया, फ्री फॉल कराया, तो हम देखेंगे कि ये नीचे की तरफ मूव होने लग जाता है ग्रेविटी की वजह से। और ये क्यों लगता है बच्चों, इसकी वेट की वजह से एक लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है डाउनवर्ड, और ये होता है बच्चों किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये होता है। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हमने क्या किया, इसको किसी हाइट एज से जो है ड्रॉप कर दिया, तो हम देखेंगे कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जा रहा है नीचे की तरफ, पर हमने क्या करा, जैसे इसको हम ड्रॉप करेंगे, हम अपना कॉन्टैक्ट जो है लूज कर देंगे, तो ये अपने आप ही बिना किसी कॉन्टैक्ट के किसी फोर्स के कॉन्टैक्ट में आए ये ट्रेवल करता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि एक ऐसा फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे ये होता है हमारा ग्रेविटी, और जैसे होता है मैग्नेट के केस के अंदर। ठीक है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर होता है बच्चों, यही होते हैं हमारे ऐसे फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट में ना कर भी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज द स्टोन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि एक स्टोन जो है एक्सर्ट करता है क्या फोर्स अर्थ के ऊपर। इसका आंसर है, द आंसर इज नॉट ऑब्वियस सिंस वी हार्डली सी द इफेक्ट ऑफ स्टोन ऑन द अर्थ। क्योंकि बच्चों क्या होता है इस केस के अंदर, ये कह रहा है एक हमारा स्टोन है और एक हमारी अर्थ है बच्चों, और मान लीजिए स्टोन का जो है रेडियस जो है ये एक सर्कुलर है, सर्कुलर स्फीयर के अंदर, और इसका हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं, इसका हम मान लेते हैं रेडियस। और हमें पता है बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, वो होता है बच्चों 6400 किलोमीटर। तो बच्चों इसके कंपैरिजन में ये जो होगा, इसका मास जो होगा बच्चों, अर्थ का मास जो होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, स्टोन के कंपैरिजन में। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टोन की वजह से क्या होगा फोर्स लगेगा, अर्थ की वजह से वो लगेगा, पर बच्चों क्या होगा, स्टोन का मास जो है, उसका जो रेडियस है बच्चों वो काफी ज्यादा छोटा है, तो इसकी वजह से ये जो फोर्स होगा वो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम कंसिडर करेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों, फोर्स ड्यू टू अर्थ। ठीक है बच्चों, द आंसर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन की वजह से जो आंसर आएगा वो है यस, कि जो स्टोन जो है हमारा एक्सर्ट करेगा इक्वल और अपोजिट फोर्स अर्थ के ऊपर।
ठीक है बच्चों, की मतलब कह रहा है कि न्यूटन की वजह से, न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ये कह रहा है कि स्टोन जो है इक्वल और अपोजिट जो है फोर्स लगाएगा अर्थ के ऊपर। वी डू नॉट नोटिस इट सिंस द अर्थ इज मैसिव, हमको ये नोटिस नहीं होगा क्योंकि जो अर्थ होती है वो काफी ज्यादा बड़ी है स्टोन की कंपैरिजन में। और जो इफेक्ट है बच्चों, इफेक्ट ऑफ स्मॉल फोर्स ऑन इट्स मोशन इज, जो मोशन का जो हो रहेगा बच्चों इफेक्ट, वो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल रहेगा अर्थ के केस के अंदर। Thus, according to the न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स की वजह से फोर्स नेवर अकर्स सिंगल इन नेचर। कह रहा है कि जो फोर्स होती है वो कभी भी सिंगल नहीं लगेगी नेचर के अंदर, वो रहेगी बच्चों म्यूचुअल इंटरेक्शन, मतलब किसी दो बॉडी के बीच के अंदर फोर्स लगेगी, किसी दो बॉडीज के अंदर वो म्यूचुअल इंटरेक्ट करेंगे और उनके बीच के अंदर फोर्स लगेगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। तो बच्चों ये कुछ थ्योरी है, इनके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल, इनसे हो जाएगा तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखते हैं। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, फोर्स जो होती है बच्चों किसी ना किसी पेयर के अंदर होती है। तो हम क्या कैसे देखते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट है ये और मेरा ऑब्जेक्ट है ये, मैं क्या बोलूंगा कि इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उसे हम कहेंगे, उसे हम निकालेंगे, और इसकी वजह से हम इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों हमारा Gm1 m2/r r स्क्वायर, और अगर मेरा ये m1 है, ये है बच्चों हमारा m2। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Gm1 m2/r इसकी वजह से, और इस पे क्या फोर्स लग रहा है, सेम ही लगेगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। द आइडिया वाज एक्सप्रेस बाय द न्यूटोनियन इन द फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम बढ़ेंगे बच्चों इसको कि कैसे ये एक्सप्रेस हुआ था, ये आइडिया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। इसका मतलब था टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जब भी कोई एक्शन होगा बच्चों तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि एक मेरे पास है गन, तो बच्चों हम देखते हैं कि जैसे ही मैं एक बुलेट को फायर करूंगा तो ये जाएगी बच्चों इधर की तरफ, आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ। पर जैसे ही क्या होता है, जैसे हम बुलेट को फायर करते हैं तो हमको एक एक्सपीरियंस होता है पीछे की तरफ फोर्स, जो गन होती है वो जाती है बच्चों हमारे पीछे की तरफ। ये इसलिए जाती है क्योंकि हमारी जो है इसका मोमेंटम क्या होता है, आगे की तरफ जा रहा है और इसका जा रहा है पीछे की तरफ। तो ये क्या होता है, जो इसका जो एक्शन है बच्चों वो है इधर, और इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगेगा बच्चों गन के ऊपर, जो लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसलिए हमारी जो गन है, जो हमारा जो पर्सन है जो होल्ड कर रहा है गन को, वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स जो कि लगता है बच्चों पीछे की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Newton's wording of the third law is so crisp and beautiful that it has become a part of our common language। बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे डेली लाइफ के अंदर भी हम इसे देखते हैं। For the same reason perhaps misconception about the third law around, इसके लिए कुछ मिसकंसेप्शन भी है, वो देख लेते हैं बच्चों हम। Let us note some important points about the third law, particularly in regard to the usage of the term action and reaction। तो इसके अंदर बच्चों एक होता है एक्शन, एक होता है बच्चों रिएक्शन, और ये बच्चों इक्वल और अपोजिट होता है एक दूसरे के। अगर किसी के अंदर एक्शन है तो वो रिएक्ट भी करेगा, जैसे हमने गन के केस के अंदर देखा था। The term action and reaction in the third law mean nothing else but force। जो एक्शन और रिएक्शन है बच्चों, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये है कि हमारी फोर्स जो लग रही है, जैसे गन के केस के अंदर एक फोर्स लग रही है बच्चों हमारी बुलेट के ऊपर, और एक दूसरी फोर्स लग रही है बच्चों हमारी गन के ऊपर। तो इस केस के अंदर जो बुलेट के ऊपर है वो हमारा है एक्शन, और जो गन के ऊपर आ रहा है बच्चों वो है बच्चों हमारा रिएक्शन, जो कि हो रहा है बुलेट की वजह से। Using different terms for the same physical concept can sometimes be confusing। ठीक है बच्चों, तो ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है एक्शन और रिएक्शन के बीच में, तो इनके बीच में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अ सिंपल एंड क्लियर वे ऑफ स्टेटिंग द थर्ड लॉ इज एज फॉलो। तो इसको हम इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, फोर्स ऑन बॉडी A by B इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी B by A। कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी B है और एक बॉडी बच्चों A है, इसके ऊपर हो रहा है रिएक्शन A, तो बच्चों इसकी वजह से ये क्या होगा, इसके ऊपर भी एक लगेगा बच्चों अपोजिट फोर्स लगेगा, जो कि रहेगा इक्वल रहेगा, पर वो रहेगा बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो इस तरह से हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है बच्चों। इसके अंदर होता है एक एक्शन और एक होता है बच्चों इसमें रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। The term action and reaction in the third law may give a wrong impression that action come before reaction, that is action is the cause of the reaction।
कह रहा है कि एक्शन जो होता है वो कोस होता है रिएक्शन का, जैसे ही एक्शन होगा तभी हमारा रिएक्शन जो होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों एक्शन हो रहा है और रिएक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ टाइम के अंदर वो क्या करते हैं, काम करते हैं। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ, द फोर्स ऑन ए बाय बी एंड द फोर्स बी बाय ए एट द सेम इंस्टेंट। ये सेम टाइम के ऊपर ही लगते हैं। अगर फोर्स हमारा, अगर ये है हमारा बी बच्चों और ये है हमारा ए है, तो ए अगर लगा रहा है बी के ऊपर फोर्स तो बी भी बच्चों सेम लगाएगा ए के ऊपर फोर्स उसी टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि ये किसी टाइम के बाद लगा रहा है और ये किसी टाइम के बाद लगा रहा है। ये साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ टाइम के साथ ये एक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। बाय द सेम रीजनिंग इन एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड रिएक्शन, और दूसरे को हम बोल सकते हैं रिएक्शन। इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक को बोल सकते हैं एक्शन और किसी को भी बोल सकते हैं हम रिएक्शन। ये होते हैं बच्चों पेयर के अंदर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जो बच्चों एक्शन होता है ये ऐसा नहीं है कि एक बॉडी है हमारी और उसी के ऊपर क्या हो जाए, उसी के ऊपर हो जाए बच्चों एक्शन और इसी के बच्चों ऊपर हो जाए रिएक्शन। क्योंकि हमने देखा था गन के केस के अंदर एक्शन हो रहा था बच्चों बुलेट के अंदर, जो कि एक हवा में निकल गई है, जो हमारी गन से डिटैच हो गई है, और जो रिएक्शन था बच्चों वो लग रहा था बच्चों हमारी गन के अंदर। मतलब वो लग रहा है, ऐसा तो है जैसे कि बच्चों हमारी गन है, अगर मैं इसे इधर बनाऊं, ये है मेरी गन, एक बुलेट में हमने करी फायर तो ये जा रही है बच्चों आगे की तरफ, और जो बुलेट है वो जा रही, सॉरी बुलेट जो है जा रही है आगे की तरफ, और जो हमारी गन है वो जा रही है बच्चों पीछे की तरफ। तो इसके ऊपर हो रहा है बच्चों एक्शन, ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर हो रहा है बच्चों रिएक्शन। ऐसा तो है नहीं बच्चों कि जैसे ही हमने बुलेट को क्या किया, हमने शूट किया, हमने फायर किया तो क्या हमारी बुलेट जो है आगे की तरफ जाती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी टाइम के बाद जो हमारी गन है वो पीछे आती है। नहीं बच्चों, ये ऐसा क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं फायर करते हैं उसी टाइम के अंदर जो होता है इस पे रिएक्शन लग रहा है, और क्या होता है हमारी गन जो होती है वो फोर्स करती है पीछे की तरफ, एक्सपीरियंस करती है एक फोर्स बच्चों, एक जिसका हम बोलते हैं रिएक्शन। कंसीडर अ पेयर ऑफ बॉडी ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम क्या क्या कह सकते हैं कि फोर्स ऑन ए बाय बी वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ फोर्स बी बाय ए। ठीक है बच्चों, फोर्स ऑन ए बाय बी वो बराबर होगा इक्वल पर होगा उसका बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब माइनस फोर्स ऑन बी बाय ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus we are considering the motion of any one body A or B, only one of the force is relevant. It is an error to add up the two forces and claim that the net force is zero. However, if you, तो बच्चों ये कुछ conditions हैं, ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। However, if you are considering the body on the two body as a whole, FAB, and the internal force on the system is A plus B, they add up to give a null force। कि अगर मान लो बच्चों अगर हम इस पे एक बॉडी के ऊपर जो लग रही है और ये हो रही है बच्चों एक्शन और रिएक्शन पेयर के अंदर हो रहे हैं, तो जो बच्चों इसका होगा नेट फोर्स वो रहेगा बच्चों हमारा जीरो। दे एड अप टू गिव अ नल फोर्स। अगर इनको हम ऐड कर देंगे फोर्सेस को तो वो बच्चों हमको देगा एक नल फोर्स, मतलब जीरो फोर्स। इंटरनल फोर्स इन अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर थस कैंसल ऑलवेज इन अ पेयर। द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इनेबल द सेकंड लॉ टू एप्लीकेबल टू द बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है डिफाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों एक एग्जांपल। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड एट अ डिफरेंट एंगल। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक अ रिजिड वॉल with the same speed at different angle and get reflected without any change in speed. What is the डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। कह रहा है कि बच्चों एक हमारे पास है बॉल और हमारे पास दो आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल है बच्चों, बिलियर्ड बॉल है जो कि जा रही है, जो कि स्ट्राइक हो रही है बॉल के ऊपर किसी एंगल से। मान लीजिए कि ये एंगल हो रहा है इधर की तरफ लग रहा है, ये किसी एंगल थीटा मान लेते हैं, और ये जा रहा है दूसरे एंगल की तरफ। तो हमसे पूछा है कि क्या होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, और हमसे पूछा गया था रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड ऑन द बॉल बाय द बॉल। तो हमसे पूछा कि डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का जो लगेगा बच्चों बॉल के ऊपर किसकी वजह से, बॉल की वजह से। और हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स की, क्या इंपल्स का मैग्नीट्यूड होगा जो कि लगेगा बॉल्स की वजह से बॉल के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। एस
इंस्टिंक्टिव आंसर टू द माइट, फर्स्ट है बच्चों इसका माइट बी द फोर्स ऑन द वॉल इन केस ए, कि मतलब इनकी हम बना सकते हैं बच्चों केस, जो कि एक पहला केस है कि वो लगे बच्चों, जो हमारी बॉल जो है वो लगे नॉर्मल वॉल के ऊपर। नॉर्मल मतलब क्या कि ये लग रही है बच्चों एकदम इस तरह से, और ये रिबाउंड हो जाएगी बच्चों सेम डायरेक्शन के अंदर, और ये हो जाएगा बच्चों इसका मोशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि हमें बता रहा है कि जो बॉल लगने के बाद बॉल के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो रहेगी बच्चों सेम, ये हमको दिया गया है। और मान लीजिए एक दूसरा केस है हमारे पास कि एक रहे बच्चों केस हमारे पास कि जो बॉल है हमारी वो लग रही है नॉर्मल, और एक केस है बच्चों हमारे पास जिसमें लग रहा है एक एंगल 30 डिग्री एंगल से, मैं इसको मान लेता हूँ कि 30 डिग्री एंगल से जो है क्या हो रहा है, एक इंक्लाइन मतलब इस डायरेक्शन से ये बॉल जो है हमारी हिट कर रही है हमारी बॉल को। द आंसर इज रॉन्ग, द फोर्स ऑन द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल इन बोथ केस। कह रहा है कि जो फोर्स होगा बच्चों वॉल के ऊपर वो हमेशा रहेगा नॉर्मल। हाउ टू फाइंड द फोर्स ऑन द वॉल, तो चलिए देखते हैं हम फोर्स कैसे निकालेंगे। द ट्रिक इज टू कंसिडर द फोर्स एंड इंपल्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल यूजिंग द सेकंड लॉ। तो हम सेकंड लॉ का हम इसके अंदर यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज हम करेंगे। तो देखते हैं पहले का आंसर क्या होगा। मान लेते हैं बच्चों की जो यू है हमारी स्पीड दोनों के केस के अंदर, दोनों बॉल के अंदर पहले और जो है बाद में कोलिजन के बाद में हम मान लेते हैं, और एम है हमारा मास ऑफ द बॉल, जो कि हमें पता है कि मास जो है बच्चों हम दोनों का केस के अंदर जो बॉल है हमारी वो है आइडेंटिकल, तो मास हम मान लेते हैं, तो इसका भी मास हो जाएगा बच्चों। चूज द एक्स वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर एंड कंसीडर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। ठीक है बच्चों, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस मान लेंगे कि ये है मेरा, मान लेते हैं ये है मेरा वाई एक्सिस, और ये है मेरा बच्चों एक्स एक्सिस, और ये बच्चों है मेरी बॉल, और ये जा रही है बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर। तो क्या होगा, ये जा रही है बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, और ये फिर कुछ टाइम के बाद जैसे ये क्या करेगी, बॉल को हिट करेगी, ये आ जाएगी वापस नॉर्मल के केस के अंदर। और इस केस के अंदर क्या होगा बच्चों हमारा, अगर वो है इंक्लाइन तो ये हो जाएगा, तो ये चला जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर हमारी बॉल जो है मूव हो रही है, एम है उसका मास और वी है यू है मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम उसको लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे उसको एम यू। ठीक है बच्चों, तो पी वाई इनिशियल, तो मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर बच्चों अगर मेरा ये है इस तरह से एक्स, ये है मेरा वाई डायरेक्शन, ये है मेरा एक्स डायरेक्शन, और जो हमारी बॉल है बच्चों ये है वॉल, इसको मैं मान लूं वॉल, और जो हमारी बॉल है वो जा रही है इस तरह से। तो इनिशियल मोमेंटम बच्चों एक्स के डायरेक्शन के अंदर ही हमारी वेलोसिटी है, तो हम फाइनल जो हमारे जो वाई के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल जो मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन के अंदर वो हो जाएगा बच्चों हमारा एम यू, और वाई डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमारा कोई भी जो है वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी जो है हमारा उस केस के अंदर है 0। तो क्या होगा, जैसे ये रिबाउंड करेगा तो ये सेम स्पीड से वापस की तरफ जाएगा बच्चों। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम बच्चों हो जाएगा बच्चों हमारा वो माइनस एम यू, क्योंकि किसी टाइम के बाद जैसे ये बॉल को हिट करेगा तो ये क्या कर लेगा, अपनी जो है स्पीड जो इसका जो मोशन है वो कर लेगा अपोजिट, पर इसका जो है जो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी बच्चों, वो जो स्पीड रहेगी वो रहेगी सेम। ठीक है, तो पी वाई फाइनल तो हमारा 0 था, इनिशियल भी हमारा 0, तो इस तरह से केस ए के अंदर हम ये लिख सकते हैं। और इंपल्स क्या होता है बच्चों, हमारा इंपल्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, देयरफॉर द एक्स कंपोनेंट पे इंपल्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा बच्चों वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब फाइनल मोमेंटम क्या था बच्चों हमारा एम यू था, और इनिशियल मोमेंटम क्या था वो भी था हमारा एम यू, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ये इस डायरेक्शन में है हमारा मोमेंटम, और टच इससे बाउंड होने के बाद ये आ जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, तो हमारा इंपल्स जो होता है वो होता है बच्चों हमारा चेंज इन मोमेंटम। और वाई डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें चेंज जो कंपोनेंट होगा बच्चों इंपल्स का वो हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूं आपको इंपल्स समझ में आया होगा और मोमेंटम समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन लिया बच्चों मोमेंटम का, क्योंकि मोमेंटम होता है एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और हमें पता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम वेक्टर होता है हमारा एक इंपल्स। तो देखते हैं बच्चों इंपल्स एंड द फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। कह रहे हैं इंपल्स और जो है फोर्स रहेगा सेम डायरेक्शन, क्लियरली फ्रॉम द अबव द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द बॉल अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑन द वॉल टू द बॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों हमारा जो रहेगा बच्चों द फोर्स जो होगा वो रहेगा नॉर्मल, क्योंकि हमारा मोमेंटम भी है उसी डायरेक्शन के अंदर, और फोर्स होता है बच्चों हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन नॉट बी ascertained since the small time taken for the collision has not been specified in the problem। तो हम बच्चों हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको नहीं दिया गया है टाइम कि कितने टाइम के अंदर वो कोलिजन हुआ है, इसलिए हम ये इसके अंदर ये निकाल नहीं सकते, इसके बारे में हम बता नहीं सकते। तो बच्चों हमने किया है केस 1, केस बी हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बच्चों इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।